अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिफॉर्मिंग। अगर हम वर्ड पर फोकस करें, री का मतलब होता है अगेन और फॉर्मिंग का मतलब होता है बेहतर करना। ठीक है, किस चीज़ को बेहतर करना? फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम से जो हमें गैसोलीन मिलती है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम में हमने टेबल 7.1 के अंदर पढ़ा था। बहुत सारे कंपोनेंट जो मिलते हैं, लेकिन उनमें से एक कंपोनेंट है गैसोलीन। ठीक है, ये जो गैसोलीन मिलता है नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। अब हमने इसकी अच्छी क्वालिटी को क्या करना है? हमने तो इसको जलाना ही है, लेकिन कहाँ जलाना है? ऑटोमोबाइल इंजन्स के अंदर। ठीक है, गैसोलीन अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो गैसोलीन को ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर बर्न करते वक्त जो है वो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्पार्क प्लग। इसके जलने से पहले पहले ही गैसोलीन कैच फायर। ये प्लग के यानी गाड़ी के हम चाबी को जैसे ही घुमाते हैं, प्लग में से हीट निकलती है, फिर फ्यूल को जलना चाहिए और तब फ्यूल जलेगा तो अच्छी तरह से जलेगा। लेकिन स्पार्क प्लग के ऑन होने से पहले पहले ही गैसोलीन जो है वो थोड़ी सी हीट पकड़ने पर ही जलना का प्रोसेस जो स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जलने का प्रोसेस अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं होगा। कैच फायर एंड नॉट बर्न स्मूथली। ठीक है, अच्छी तरह से नहीं जलेगा। एंड प्रोड्यूस शार्प मेटालिक साउंड। तो वो क्या करेगा? एक शार्प मेटालिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और प्रोड्यूस शार्प मेटालिक साउंड के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम होता है नॉकिंग। जैसे अक्सर हम लोग नोट करते हैं कि गाड़ी में से जो है घिर घिर की आवाज़ आना जब शुरू हो जाती है, अगर नॉकिंग जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रोड्यूस होगी तो ये हमारे इंजन को ख़राब करती है। टीयर ऑफ इंजन। ठीक है, इंजन जो है इसको ख़राब करना जो शुरू कर देती है और इसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है वो जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, जल्दी जो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। हमें अपने इस गैसोलीन को जो है वो नॉकिंग से स्टॉप करना है। इसलिए फिर हम गैसोलीन को ऑटोमोबाइल में ऐड करने से पहले गैसोलीन जो इसको रिफॉर्मिंग में से पास करते हैं। गैसोलीन जो है हमारे पास उसको चेक करने के लिए कि क्या उसकी रिफॉर्मिंग करनी है या नहीं करनी, तो गैसोलीन के लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो हम लोगों ने डिसाइड किया होता है। स्टैंडर्ड जो है वो रखा होता है और उस स्टैंडर्ड का नाम होता है ऑक्टेन नंबर। ठीक है, गैसोलीन अगर अच्छी है तो ही इसको ऑटोमोबाइल में लेके जाना है। क्या वो अच्छी है या नहीं, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो हमें बताता है कि गैसोलीन अच्छी क्वालिटी की है या नहीं, और उस स्टैंडर्ड का नाम होता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर की वैल्यू अगर 100 होगी तो ये बेस्ट क्वालिटी गैसोलीन काउंट होगी। ठीक है, ऑक्टेन नंबर की वैल्यू अगर 100 होगी तो बेस्ट क्वालिटी गैसोलीन के तौर पर ये हमारे पास एक्ट करेगा। अब ऑक्टेन नंबर को हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें इसको रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में से गुजारना पड़ेगा। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम से मिलने वाली जो गैसोलीन होती है उसका नाम होता है एन ऑक्टेन। ठीक है,
एन यानी नॉर्मल, ऑक्टेन जिसके अंदर 8 कार्बन जो है मौजूद हों, ऐसे अल्केन का नाम रखा जाता है ऑक्टेन। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 8 कार्बन हमारे पास मौजूद है और 2 4 6 2 8, ये सारी की सारी कार्बन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम है एन नॉर्मल चेन नॉन ब्रांचिंग, या हम इसको नाम दे देते हैं एन ऑक्टेन। 8 कार्बन वाला कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, सारे के सारे बॉन्ड जो सिंगल है। अब इसके साथ अंडरस्टूड है कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, इसका एक बॉन्ड बना है, 4 बॉन्ड होने चाहिए थे तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी, इसके साथ भी 2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ जो है वो हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम है एन ऑक्टेन। हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके ये डिटेल पढ़ेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होते हैं, हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैसोलीन को स्पार्क प्लग से ज़्यादा जो है वो फायर पहुंचनी चाहिए थी, फिर वो स्मूथली जो था वो बर्न करता। ये मॉलिक्यूल का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसलिए ये अच्छी तरह से बर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फायर को कैच करेगा तो बर्न करेगा, वरना नहीं। हम इसको किसी ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि स्ट्रेट चेन के बजाय क्या बन जाए, ब्रांच चेन, क्योंकि जो ब्रांच चेन मॉलिक्यूल होते हैं हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास लो होता है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट सप्लाई करेंगे। ठीक है, हीट सप्लाई करने से पहले इनके बॉन्ड टूट जाएंगे और नई तरह के ये मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और बेहतर हालत के अंदर तब्दील हो जाएंगे। जो नया मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन थी, वहाँ 5 कार्बन की जो स्ट्रेट चेन मौजूद होगी, और बाकी जो कार्बन की चेन थी वो साइडों पर आके जो हमारे पास ब्रांच बना लेगी। ठीक है, तो ये 8 कार्बन पूरी होगी। अगर आप हाइड्रोजन को भी यहाँ पर काउंट करेंगे तो सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन की मिकदार भी पूरी है। अगर यहाँ पर C8H जो है हमारे पास अल्केन में हम पढ़ा था, डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं 18, इसके अंदर भी ऐसा ही मौजूद होगा C8H18। सिर्फ इसमें तब्दीली क्या आई हुई है कि ये स्ट्रेट चेन से एक ब्रांच चेन मॉलिक्यूल के अंदर जो वो तब्दील हो गया है, और इस तरह से स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हीट सप्लाई करने के लिए लाजमी तौर पर हम कोई ना कोई फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई करते हैं तो तब भी इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस के ज़रिए से हीटिंग है। अगर आप इसको कोल के ज़रिए से बर्न करते हैं तो कोल भी यहाँ पर जो महंगा, ये प्रोसेस महंगा हो जाएगा। अगर इसी के पेट्रोल से बर्न करते हैं तो पेट्रोल भी जो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। हमें हीट लाजमी ही करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कम टेम्परेचर पर हीट करना पड़े, इसलिए फिर आप लोग यहाँ पर जो कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये पहले प्रोसेस 900 डिग्री पर हो रहा था, अब कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये 500 डिग्री पर प्रोसेस हो जाएगा। 900 तक हमें ज़्यादा फ्यूल जलाना पड़ता, 500 पर हमें अब कम फ्यूल जलाना पड़ रहा है, इसलिए कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीटिंग का प्रोसेस जो था वो आसान हो गया। इसलिए हमने ये कैटलिस्ट जो ऐड किया है ताकि रिफॉर्मिंग कन्वर्जन का प्रोसेस जो हमारे पास जो थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाए। तो इस तरह से आप जो है एक एन ऑक्टेन मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के अंदर जो वो कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो कम है। क्या किया है, रीफॉर्मिंग, किसी कार्बन हाइड्रोजन को कम या ज़्यादा नहीं किया, बल्कि क्या किया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो वो कन्वर्ट कर दिया हुआ है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम जो आ जाता है हमारे पास रिफॉर्मिंग। अब अगर इस मॉलिक्यूल का नाम था तो ये नॉन चेन, नॉन ब्रांचिंग चेन होने की वजह से एन ऑक्टेन है।
इस मॉलिक्यूल के लिए रूल रेगुलेशन जो चैप्टर 8 के अंदर आ जाएंगे, वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपली मैं डिफाइन कर देता हूँ कि रूल ये होते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको आप सेलेक्ट करो। या लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की हमारे पास मौजूद थी, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जो चेन से बाहर चीज़ें होती हैं उनको हम नाम दे दिया करते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट है। फिर तीसरा रूल ये होता है कि उस साइड से नंबरिंग करो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलता है। 1 2 सब्स्टिट्यूएंट दूसरी पोजीशन पर है, 1 2 सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी दूसरी पोजीशन पर है। लेकिन अगर इधर से देखा जाए तो 2 सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलता है, उधर से देखें तो सिर्फ 1 को। इसलिए बेटर वे फॉर नंबरिंग जो है वो हमारे पास यही है कि आप इस साइड से नंबरिंग करें जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलता है। नाम लिखते वक्त सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन होती है उसको आपने रिपीट कर देना होता है और सभी पोजीशन जो उसको लिखनी होती है। ये भी 2 था, ये भी 2 है, रिपीट हो रहा है, उसको लिख लिया। इसकी पोजीशन 4 है तो वो आपने लिख लिया। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या था? मिथाइल। कितने मिथाइल थे? 3 हैं, तो इसलिए 2 2 4 ट्राई मिथाइल। जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका नाम, उनकी पोजीशन पहले लिखनी होती है और जो लॉन्ग चेन होती है उसका नाम एंड पे लिखना होता है। लॉन्ग चेन में 5 कार्बन हैं, पाँचों की पाँचों कार्बन का जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए आ जाएगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये हमारे पास इस मॉलिक्यूल का जो नाम आ जाएगा। और एन ऑक्टेन से 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जिसको अदर नेम दे दिया जाता है आइसो ऑक्टेन का भी, ठीक है। इसको कन्वर्जन के प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है और कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो है टेट्रा इथाइल लेड। TEL स्टैंड करता है टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। इसका फार्मूला भी हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। C2H5 इथाइल है, टेट्रामीन 4 हैं और वो जुड़े हुए हैं लेड के साथ, PB के साथ। तो ये टेट्रा इथाइल लेड जो है ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। नॉकिंग को अगर आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं, ये हमसे पूछ लिया जाए कि हाउ नॉकिंग कैन बी अवॉइडेड, नॉकिंग को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो हम कहेंगे टेट्रा इथाइल लेड के ज़रिए से नॉकिंग जो उसको ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए टेट्रा इथाइल लेड जो है इसका अदर नेम रखा जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसे करेंगे? इंडस्ट्री के अंदर जो गैसोलीन होती है उसमें प्लस कर दिया जाता है टेट्रा इथाइल लेड को और इन दोनों को हीट सप्लाई की जाती है एक क्लोज कंटेनर के अंदर। अब हीट सप्लाई करने के बाद गैसोलीन जो थी वो स्ट्रेट चेन की बजाय ब्रांच चेन, हाई बॉइलिंग पॉइंट से लो बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड के अंदर जो है वो तब्दील हो जाएगी। टेट्रा इथाइल लेड इसी के अंदर मौजूद रहेगा। इसलिए क्या करेंगे, जब आप इसको ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर ऐड करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंजन में गैसोलीन ने तो जलना ही था, प्लस टेट्रा इथाइल लेड जो है उसकी भी कंबशन होगी, वो भी जलेगा। कंबशन कहते हैं बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब टेट्रा इथाइल लेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलेगा तो ये लेड ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेड ऑक्साइड आगे रिड्यूस हो जाएगा किस चीज़ के अंदर? मेटालिक लेड के अंदर। और मेटालिक लेड जो है एयर में आने के बाद एयर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करेगी और ये हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड जो है इसका एक ड्रॉबैक आ जाता है। बेनिफिट क्या है? टेट्रा इथाइल लेड के ज़रिए से रिफॉर्मिंग का प्रोसेस इजी हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाए टेट्रा इथाइल लेड का ड्रॉबैक, खामी क्या है, तो खामी इसमें यह है
कि जल जाने के बाद वो एयर में आता है और एयर पोल्यूशन जो वो क्रिएट करता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था रिफॉर्मिंग का, जिसमें हमने सीखा है कि रिफॉर्मिंग करनी क्यों है और उसके अलावा रिफॉर्मिंग कैसे की जाती है और उसका फ़ायदा क्या होता है और उसका नुकसान क्या होता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुक्रिया।